और होली पर एमपी से लेकर यूपी तक सियासी बोली सुनाई दे रही। बयानों के तीर चल रहे हैं, कोई सलाह दे रहा है तो कोई महज सियासत में जुटा है। एमपी में तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया है कि जिन्हें हरा रंग पसंद है वो उससे होली खेल सकते हैं। रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। नमाज का समय कोई परिवर्तन नहीं होता, ये उनको नादानी में ये जवाब है। होली को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम त्रिपाल का हिजाब या सफेद टोपी पहनकर घर से नमाज पढ़ने निकलें, वरना घर पर ही नमाज पढ़े। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। होली मिलन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि होली दिवाली से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें अल्लाह को अकबर कहने से परेशानी नहीं है और जिसे परेशानी है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। जुमा वालों को अपना जुमा पढ़ने का अधिकार है, पर होली साल में एक बार आती है, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्य मंत्री ने क्या कहा उसके विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अल्लाह अकबर कहने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जिसे परेशानी होती है उसे अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी। जुम्मे के दिन होली को लेकर एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं और हम लोग अपने ही लोगों के साथ होली खेलेंगे, जिनकी जिंदगी में रंग नहीं उनके साथ क्यों होली खेलें। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिनको हरा रंग पसंद है उनको हरा रंग भी लगा सकते हैं। उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि दोनों वर्ग के अपने त्योहार हैं और लोग अपने तरीके से मनाएं। धर्मस्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि जुम्मा साल में कई बार आता है, लेकिन होली साल में केवल एक बार ही आती है। मंत्री ने कहा कि एमपी शांति का टापू है और यहाँ शांति ही रहेगी। किसी को रंग से भंग नहीं होना चाहिए और किसी पर रंग डालने के लिए कोई उतावले भी नहीं है। हमारे पास परमात्मा ने इतने मनुष्य दिए हैं जो रंग की होली खेलने के लिए आतुर हैं और जो होली के आनंद लेने के लिए आतुर हैं। रंग भी उनको भाता है जो रंग को समा जाते हैं, जिनकी जिंदगी में रंग नहीं है उन पे क्यों रंग डालेंगे। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर हिंदू, अब जैसे अभी इनकी पार्टी वो टीम है इंडिया की, वो जीत गई, ट्रॉफी ले गई, तो महू में हिंदू मुस्लिम दंगा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये बीजेपी दंगा इसलिए कराती है, उसे दंगा होने से वोट बढ़ता है उसका, इसलिए उनका ये कोई न कोई ढूंढते रहते हैं। ये तो संयोग है, उनका त्योहार भले 4 दिन पड़े लेकिन महत्वपूर्ण है, वो बड़ा त्योहार है उनका। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और होली साल में एक बार आती है और जुमा तो साल में 52 बार आता होगा, तो मुझे लगता है कि होली अच्छे से मनेगी। तो एमपी से यूपी तक होली पर सियासत गर्म है। 52 जुम्मा और एक होली का नारा यूपी के संभल से निकला है और अब एमपी के नेता भी यही याद दिला रहे हैं। होली पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत वर्सेस इंडिया, देश के नाम पर एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा। होसबले के इस बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इस पर। भारत या इंडिया, एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस छिड़ी है आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले के बयान पर। उन्होंने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक करना पड़ेगा।
होसबाले ने कहा है कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए। क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस के नेता नई नई बात लेकर आते हैं, भारत और इंडिया एक ही है। आप भी भारत को और कितना पीछे लेकर जाएंगे? इंडिया देखिए, विश्व में हमको इंडिया बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी देश के नाम पर शुरू हुई नई बहस पर बयान दिए हैं। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दत्तात्रेय होसबाले के बयान का स्वागत किया है। किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। किसी तरह का विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड्स की बात है। एटीट्यूड ये गलत है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने दत्तात्रेय के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूद ने उनके बयान को विभाजन की राजनीति करार दिया है। आरएसएस डायरेक्ट करती है मोदी जी की सरकार को, उनके इशारे पे चलती है। देश के मुद्दे तो आर्थिकता है, बेरोजगारी हर रोज बढ़ रही है, कारपोरेट लगातार सभी रिसोर्सेज पे कब्जा जमा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे हम फेल हुए हैं और चाइना हर रोज घुसपैठ कर रहा है। इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने ये मुनासिब समझा। अब देखिए, वही तो जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, उन्होंने तो हमारी रहनुमाई की, उन्होंने अंग्रेज खिलाफ लड़ा और उन्होंने ये बनाया कि क्या होना चाहिए, मूल मंत्र क्या होना चाहिए हमारे समाज का, तो फंडामेंटल क्या वैल्यूज होनी चाहिए। उन्होंने तो ये फैसला कर दिया। तो इसके बाद ये नया मामला उठाना, इसमें ये तो तजाद की मामला है, ये तो विभाजन की राजनीति है, तजाद की राजनीति है। देश के नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भारत या इंडिया, इस पर बहस फिर शुरू हो गई है। बीजेपी दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन कर रही है तो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां बलूच विद्रोहियों के कब्जे से ट्रेन छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर चुकी है। और इसके लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो बलूचिस्तान प्रांत में उस जगह पर भेजे गए हैं जहां पर बलूच विद्रोहियों ने जफर एक्सप्रेस हाईजैक की हुई है। आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि पाकिस्तानी सेना अंधेरा गहराते ही रात के अंधेरे में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, तैयारियों की। जो पाकिस्तानी सेना है उसके हेलीकॉप्टर्स भी मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसने ये ट्रेन हाईजैक की है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सौ यात्री सवार हैं, इसमें कुछ पाकिस्तानी सेना के जवान भी मौजूद हैं। बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जिस ट्रेन को हाईजैक किया हुआ है उसमें करीब 400 यात्री सवार हैं और सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई अफसर भी मौजूद हैं जो बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने यह ट्रेन हाईजैक उस वक्त की जब जफर एक्सप्रेस एक सुरंग से गुजर रही थी। यह भी जानकारी आपको दे दें कि यह भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है और अभी जो सेना के लोग हैं, अफसर है, वो अब भी उन्हीं की जब्त में हैं, उन्होंने कैद करके रखा है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, इस ट्रेन हाईजैक के बाद बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों को जरूर छोड़ दिया।
बलूच विद्रोहियों ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने के लिए कोई ऑपरेशन चलाती है तो सभी बंधकों की हत्या कर दी जाएगी। बलूच विद्रोहियों ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रेन में उनके आत्मघाती दस्ते के 1 दर्जन से ज्यादा कमांडो तैनात हैं। यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो उन्हें ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की हत्या करनी पड़ेगी। तो यह धमकी भी बीएलए के द्वारा दी गई है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाया गया और हमें रोका गया तो जो हमारे पास लोग हैं जिनको कैद में रखा है उनकी हत्या करने की धमकी भी बीएलए के द्वारा दी गई है। तो हाईजैक ट्रेन छुड़ाने के लिए देर रात ऑपरेशन ये कहा जा रहा है हो सकता है कि शुरू किया जाए, पर इससे पहले धमकी दे दी गई है बीएलए के द्वारा कि किसी भी तरह का अगर ऑपरेशन चलाया गया तो यहां पर जो लोग मौजूद हैं जिन्हें हाईजैक किया गया है उन्हें मार दिया जाएगा। और आखिर बजट कैसा रहेगा ये तो आने वाले वक्त के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन बजट से पहले विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। सोमवार को कांग्रेस विधायक काला नकाब पहनकर सदन पहुंचे और आज कांग्रेस के विधायक टोकरियों में नकली सांप लेकर सदन जा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि बेरोजगारी का सांप बेरोजगारों को डस रहा है और जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के सांप ही एक दूसरे को डस रहे हैं। उधर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। कुल मिलाकर बजट से पहले विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले काला नकाब, अब टोकरियों में सांप। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसके साथ खिलवाड़ कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी एक सांपनाथ हो गई है। कांग्रेस के विधायक टोकरियों में नकली सांप लेकर विधानसभा पहुंचे और सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी का सांप बेरोजगारों को डस रहा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में ही आस्तीन के सांप हैं जो खुद एक दूसरे को डस रहे हैं। तो युवाओं को एक सांप की तरह ये भारतीय जनता पार्टी डस रही है। उन युवाओं को अगर आप चाहते हैं कि नौकरी देना तो तत्काल सरकार को घोषणा करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सांपनाथ है। ये सांप कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं और राहुल भैया वगैरह ये तो सब परेशान है। अरुण यादव जी का तो पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है। विपक्ष इस बार सरकार पर हमलावर दिख रहा है। कांग्रेस ने गेहूं की सूखी फसल को लेकर भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। समर्थन मूल्य भी कम दे रहे हैं और दे ही नहीं रहे हैं और जो सरकार ने वादा किया था 3100 रुपया धान और 2700 रुपया गेहूं का वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए कि ये बालों में दाना नहीं भरा है और बांध में पानी है पर अधिकारी कर्मचारी जो लोग हैं वो पानी नहीं पहुंचा रहा है। ये सिंचाई विभाग की हालत है। विधानसभा के बजट सत्र में खूब हंगामा हो रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी बिहार की संस्कृति और भारत के विकास में बिहारियों के योगदान को पहचान दिलाने में जुटे हैं। फिलहाल पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस में हैं। यहां करीब 70% आबादी बिहार के मूल निवासी है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब पीएम किसी दूर देश में बिहार के लोगों से मिले। पीएम मोदी के विदेश दौरों में बिहार की क्या अहमियत है, दिखाते हैं आपको। मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। सबसे खास रहल गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव। शादी, सोहर, फगुआ या मेहमान का स्वागत, भोजपुरी में हर अवसर के लिए अलग अलग गीतें हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भोजपुरी गीत पर झूम रही इन महिलाओं की तस्वीर बिहार की नहीं, 7 समंदर पार मॉरिशस की है। बिहार से करीब 6000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू है मॉरिशस। पीएम मोदी भारत मॉरिशस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। इस दौरान वहां रह रहे बिहार के मूल निवासियों से पीएम मोदी ने खास मुलाकात की। पीएम के स्वागत में स्थानीय महिलाओं ने बिहार की पारंपरिक गीत गवाई प्रस्तुत की। पीएम मोदी के आगमन को लेकर मॉरिशस में कितना उत्साह है, ये स्वागत की इस तस्वीर से भी पता चलता है। भारतीय पीएम के स्वागत के लिए 34 मंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी शामिल रहे, जिनकी जड़ें बिहार के भोजपुर जिले से जुड़ी हुई हैं। इनकर आज़ादी दिवस बा। आई आज़ादी दिवस में हमनी के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लीहन। हमनी से कनेक्ट रह ताकि तोहरा के और पता चली कि ई दौरा पे का होता। पीएम मोदी बिहारी संस्कृति के साथ ही बिहार की भाषा को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे हैं। गुजराती बोलने वाले पीएम मोदी को जब भी मौका मिला, उन्होंने भोजपुरी में 2 शब्द कहने से गुरेज नहीं किया। हम प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। बिहारी संस्कृति और बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले तो उनके लिए भेंट स्वरूप बिहार का स्वादिष्ट मखाना लेकर पहुंचे। देश हो या विदेश, पीएम मोदी का बिहार प्रेम उनके साथ चलता है। और अब देखिए शमशान में होली। नरमुंड, साथ और भस्म का रंग, चिता के अंगारे। आपको हैरान कर देंगी ये तस्वीरें। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में जलती चिताओं के बीच दुनिया की सबसे अनोखी होली खेली गई। होली का यह रूप वाकई में अद्वितीय और अनोखा था। जलती हुई चिताओं के बीच होली खेली गई, जहां अघोरी, तांत्रिक और नागा साधु रंग गुलाल के साथ 50 क्विंटल भस्म उड़ाते हुए जमकर झूमते नजर आए। हरिश्चंद्र घाट पर हुई इस अद्भुत होली में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। उन्होंने इस अनोखे रूप को देखकर अपनी हैरानी व्यक्त की। कुछ लोग तो भस्म उड़ा रहे थे तो कुछ के गले में नरमुंड की माला और सांप लटकते हुए दिखाई दिए, जो इस दृश्य को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहे थे। इस होली का आयोजन महाशमशान में होने के कारण यहाँ की धार्मिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव अदृश्य रूप में इस होली में शामिल होते हैं और अपने अनुयायियों के साथ होली खेलते हैं। काशी में यह परंपरा सदियों से है। पूरी दुनिया में इस तरह की होली कहीं और नहीं खेली जाती। विदेशी पर्यटक भी इस अनोखी होली में शामिल होते हैं और उन्होंने इस अद्वितीय और अनोखा बताया है। वही मणिकर्णिका घाट पर भी इसी प्रकार होली खेली जाएगी, जहां 1100 चिताओं के भस्म से होली खेले जाने की योजना है। इसकी तैयारियां 6 महीने से चल रही हैं। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।